केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर में जो हमारे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सेकंड यूनिट है, विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले रमन इफेक्ट आता है। रमन इफेक्ट में रमन थ्योरी के अकॉर्डिंग रमन इफेक्ट को डिटरमाइन किया जाता है। उसके बेस पे क्लासिकल थ्योरी होती है, क्वांटम थ्योरी के बेस पे रमन इफेक्ट को डिटरमाइन कर दिया जाता है। वो मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आता है कंडीशन फॉर रमन एक्टिव वाइब्रेशन। जो रमन एक्टिव वाइब्रेशन होता है, रमन इफेक्ट के द्वारा जो वाइब्रेशन होता है, उसकी कंडीशन क्या क्या होती है, ठीक है। सिलेक्शन रूल। अब सिलेक्शन रूल का यूज जो किया जाता है मोस्टली पोलराइजेशन जो मॉलिक्यूल होता है, जो अगर हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, वो पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, और डीपोलराइजेशन को शो करता है, पोलराइजेशन को शो करता है। पोलराइजेबिलिटी के बेस पे ही वो रमन एक्टिव होता है। अब जो सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल भी क्या बताता है, जो सिलेक्शन रूल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटरमाइन करता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन और रोटेशन के दौरान जो पोलराइजेबिलिटी में एक्सचेंज होता है, उसके बारे में सिलेक्शन रूल बताता है। सिलेक्शन रूल की स्टडी करनी है हमें, कंडीशन ऑफ रमन एक्टिव वाइब्रेशन की स्टडी करनी है, फिर पोलराइज्ड एंड डीपोलराइज्ड रमन लाइन स्टडी। अब देखिए, जो पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड रमन लाइन स्टडी मतलब कि पोलराइज्ड मॉलिक्यूल जो होता है वो किन कंडीशन में पोलराइज्ड होता है, डीपोलराइज्ड कब होता है, तो इन सब की स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। कि रमन लाइन स्टडी मॉलिक्यूल की सच एग्जांपल में दिया सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एथाइल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटल सॉल्यूशन। तो वो क्या है कि मतलब जो इसका रमन लाइन होता है, जो रमन लाइन होती है पोलराइजेशन को ये कब शो करता है, डीपोलराइजेशन को कब शो कर रहा है, उसके बेस पे रमन लाइन मिलती है कि पोलराइज रमन लाइन मिलेगी, डीपोलराइज रमन लाइन मिलेगी। इस मॉलिक्यूल में कौन सी पोलराइज लाइन है, डीपोलराइज लाइन कौन सी है, डीपोलराइज रमन लाइन कौन सी है। तो इस वीडियो में हम इस लेक्चर में हम इन सब की स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। म्यूचुअल एम यू होगा TAUL, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, इसकी वीडियो इस टॉपिक की जो है ना, इस टॉपिक को हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, या एक दो तीन लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है कि मतलब जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, सिलेक्शन रूल होता है जिससे पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन को बताया जाता है। रमन एक्टिव तो रमन इनएक्टिव को बताया जाता है कि रमन एक्टिव कौन सा मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होता है, कौन सा रमन इनएक्टिव होता है। तो जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता कहता है कि जो मॉलिक्यूल होता है, अगर मॉलिक्यूल जो होता है कि इंफ्रारेड का जो सिलेक्शन रूल होता है, और ये जो सिलेक्शन रूल है ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन दोनों को एक्सप्लेन करता है कि वो कहता है कि जो कौन सा मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होता है और IR इनएक्टिव होता है, ये IR इंफ्रारेड एक्टिव होता है, रमन इनएक्टिव होता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में इन सब की स्टडी करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेक्शन रूल की। सिलेक्शन रूल क्या है, देखिए सिलेक्शन रूल की अगर हम बात करें, सिलेक्शन रूल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल दिया गया। वहीं सिलेक्शन रूल की बात करें, जब मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन तथा रोटेशन कराया जाता है, उसमें पोलराइजेबिलिटी में चेंज होता है। जब पोलराइजेबिलिटी में चेंज होता है तो पोलराइजेशन को तो ऑब्वियसली शो करता है ना। जिस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन हो रहा है तो मतलब पोलराइजेबिलिटी में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से तो पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, तो रमन एक्टिव होते हैं। वे मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होते हैं, उसके एग्जांपल क्या है वो मैं बताऊंगा आगे। ये एग्जांपल ये हम लिखने में लिखा, बट अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल ड्यूरिंग द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड रोटेशन पोलराइजेबिलिटी विल बी चेंज। जब मॉलिक्यूलर रोटेशन होता है या वाइब्रेशन होता है तो पोलराइजेबिलिटी चेंज हो जाती है, और पोलराइजेबिलिटी जब चेंज हो जाती है उसको रमन एक्टिव कहा जाता है। In Raman spectroscopy, monochromate light pass on the molecule। अब देखिए जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही मॉलिक्यूल में पास किया जाता है। इंफ्रारेड की अगर हम बात करें तो इंफ्रारेड को
सॉरी इंफ्रारेड जो होती है, इंफ्रालाइट को मॉलिक्यूल में पास किया जाता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रालाइट पास इन द मॉलिक्यूल। अब जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें इंफ्रालाइट को मॉलिक्यूल में पास किया जाता है। इन दिस रूल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन एंड डिटरमाइन द व्हिच मॉलिक्यूल इज रमन एक्टिव एंड रमन इनएक्टिव। अभी कहता है कि जो सिलेक्शन रूल होता है, सिलेक्शन रूल का यूज वाइब्रेशन के नंबर को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है कि मॉलिक्यूल में कितने वाइब्रेशन के नंबर होते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसमें वाइब्रेशनल स्टेट भी होती है। मॉलिक्यूल में क्या होती है, जब मॉलिक्यूल का ट्रांसफर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसमें वाइब्रेशनल स्टेट होती है। वाइब्रेशनल के बीच में रोटेशनल स्टेट भी होती है। वाइब्रेशनल के बीच में क्या होता है, रोटेशनल स्टेट भी होती है। अब जो सिलेक्शन रूल होता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो ये बताता है कि वाइब्रेशन के नंबर कितने होते हैं और उसके बेस पे मॉलिक्यूल को हम डिटरमाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल रमन एक्टिव है या नमन एक्टिव है। वही इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हम बात करें, जो इंफ्रारेड का जो सिलेक्शन रूल होता है वो भी सेम चीज ही बताता है। वो ये बताता है कि वो भी वाइब्रेशन के नंबर को कैलकुलेट करते हैं, वाइब्रेशन के नंबर को डिटरमाइन करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन के नंबर कितने होते हैं। उसके बेस पे वो इंफ्रारेड एक्टिव, इंफ्रारेड इनएक्टिव मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल वो आईआर इंफ्रारेड एक्टिव होगा, कौन सा इंफ्रारेड इनएक्टिव होगा। तो हम बात कर रहे थे सिलेक्शन रूल का मेन पर्पस क्या है। मॉलिक्यूल का जो अगर सिलेक्शन रूल, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल और स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो होता है कि जब मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन तो रोटेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, during the molecular rotation vibrational polarizability will be changed। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जब मॉलिक्यूल का रोटेशन तथा वाइब्रेशन होगा, पोलराइजेबिलिटी चेंज हो जाएगी। फिर उसके बात करें हम, जब जो सिलेक्शन रूल होता है डिटरमाइन द वाइब्रेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल नंबर को डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द वाइब्रेशनल नंबर एंड विच मॉलिक्यूल इज रमन एक्टिव एंड रमन इनएक्टिव। और उसके बारे में बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होता है एंड रमन इनएक्टिव होता है। वही वाला सेम इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड जो सिलेक्शन रूल क्या बताता है, इंफ्रारेड एक्टिव होगा, इंफ्रारेड इनएक्टिव होगा। रमन एक्टिव शो द स्पेक्ट्रा बट इनएक्टिव डज नॉट शो द स्पेक्ट्रा। वो कह रहा है कि जो रमन एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं वही स्पेक्ट्रा को ड्रॉ करते हैं, जो रमन इनएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं वे स्पेक्ट्रा को ड्रॉ नहीं करते। अब इसे स्पेक्ट्रा, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हमें एक स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, लेकिन वही वाइब्रेशनल स्टेट भी उसमें प्रेजेंट होती है। जो स्पेक्चुअल स्टेट होती है, मैंने लास्ट वीडियो में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रो थ्योरी है उसमें वो देखिए आप, उसमें आपको पता चल जाएगा। When molecules show the polarizability during the vibration, it's called Raman active। देखिए रहा है कि जब मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी को शो करता है वाइब्रेशन के दौरान वाइब्रेशन कब होता है, जब उस पर मोनोक्रोमेटिक लाइट पास की जाती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाती है तो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन करने लगता है, रोटेशन करता है, या तो घूमेगा या मूविंग करेगा। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रा दिखा दिया थोड़ा सा कि मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है तो इसके बीच में वाइब्रेशनल स्टेट होती है V1 V2 V3 V4, उसी के बीच में रोटेशन स्टेट होती है। वाइब्रेशनल के बीच में V1 से जब V0 से V1 में आएगा तो इसके बीच में वही रोटेशन स्टेट होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ पोलराइजेबिलिटी। अब देखिए जो पोलराइजेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल क्या है कि जो मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी को शो करता है वही रमन एक्टिव होता है, जो पोलराइजेबिलिटी को शो नहीं करता है वो रमन इनएक्टिव होता है। अब जो इंफ्रारेड होता है वो डायपोल मोमेंट के बेस पे मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव होता है, मॉलिक्यूल इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है। लेकिन अगर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करें तो पोलराइजेबिलिटी के बेस पे ही रमन एक्टिव होता है, रमन इनएक्टिव होता है। सिलेक्शन रूल का तो समझ में आ गया था। फिर उसके बाद करते हैं कि पोलराइजेबिलिटी कितने टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ पोलराइजेबिलिटी।
अब जो मॉलिक्यूल जो पोलराइजेबिलिटी को शो कर रहा है तो टू टाइप की पोलराइजेबिलिटी है, और जब टू टाइप की पोलराइजेबिलिटी होती है तो डिफरेंट टाइप की ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिसोटॉपिक पोलराइजेबिलिटी, आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी। एनिसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो किसी भी मॉलिक्यूल में होती है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जब हेट्रो एटम या होमोन्यूक्लियर एटम होते हैं, मतलब एक से ज्यादा जब एटम होते हैं। मॉलिक्यूल क्या है, दो एटम से मिलकर तो बने हो, दो या तीनों एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनता है। In case of molecules, when polarizability generates during the vibration or rotation of the molecule and through the Raman Raman spectra, it's known as anisotropic polarizability. ये कह रहा है कि जब मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल के केस में जब पोलराइजेबिलिटी जनरेट होती है, एनिसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल when polarizability generate during the rotation or vibration of molecule and draw the spectra from Raman spectra, it's known as anisotropic polarizability. Anisotropic polarizability कब हो रही है, जब मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन हो रहा है, रोटेशन तथा वाइब्रेशन के दौरान मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी जनरेट हो रही है और एक रमन स्पेक्ट्रा ड्रॉ हो रहा है, तो उसको ही हम एनिसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। वहीं अगर आइसोट्रोपिक की बात करें, आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी इन केस ऑफ एटम, अब ये तो मॉलिक्यूल के केस में होती है, इन केस ऑफ एटम में होती है। व्हेन पोलराइजेबिलिटी जनरेट ड्यूरिंग द रोटेशन या वाइब्रेशन ऑफ एटम, अब मॉलिक्यूल नहीं आएगा, आइसोट्रोपिक में एटम आएगा। जब पोलराइजेबिलिटी रोटेशन तथा वाइब्रेशन के दौरान एटम में जनरेट होती है और एक रमन स्पेक्ट्रा हमें ड्रॉ होता है, तो इसको ही हम आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि जो क्या बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी किस तरीके से जनरेट होती है और वाइब्रेशन नंबर को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सिलेक्शन रूल क्या बताता है, वाइब्रेशन के नंबर को कैलकुलेट करता है, और कौन सा मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होता है, रमन इनएक्टिव होता है, इसके बारे में बताता है। और फिर उसके बाद वो पोलराइजेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है कि पोलराइजेबिलिटी की कोई रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पोलराइजेबिलिटी को डिटरमाइन करती है। अब जब पोलराइजेबिलिटी के बेस पे ही हम वाइब्रेशन के नंबर जो उसके नंबर के बेस पे हम रमन एक्टिव, पोलराइजेबिलिटी के बेस पे ही मॉलिक्यूल रमन एक्टिव है या रमन इनएक्टिव है, उसका पता हम पोलराइजेबिलिटी के बेस पे लगाते हैं। अब पोलराइजेबिलिटी टू टाइप की होती है, एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक जब मॉलिक्यूल में रोटेशन तथा वाइब्रेशन के दौरान पोलराइजेबिलिटी जनरेट होती है। आइसोट्रोपिक जब किसी भी एटम क्या होता है, एक सिंगल होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या तीन एटम से मिलकर बना होता है। एटम आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी होती है। अब वही एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, H2 मॉलिक्यूल होते हैं, अगर हम इसके वाइब्रेशन के नंबर की बात करें, वाइब्रेशन के नंबर देखिए एटम के नंबर कितने हैं, 3 है। अब इसके लिए दो फॉर्मूले दिए गए हैं, 3n-5 लीनियर मॉलिक्यूल के लिए दिया गया। we can calculate the on the basis of degree of freedom। उसने कहा कि जो calculated the number of vibration, we can calculated the number of vibration on the basis of degree of freedom। हम जो वाइब्रेशन के नंबर को डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पर डिटरमाइन या कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, 3n-5 लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-5 का फॉर्मूला होता है। वहीं अगर हम बात करें नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, जो मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होता है, उसके लिए फॉर्मूला 3n-6 होता है। 3n-5 की अगर हम बात करें, n नंबर ऑफ एटम होता है, नंबर ऑफ एटम होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड में जो है एटम के नंबर कितने हैं, 3 है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो 3 × 3 आगा, -5 आ जाएगा, 9-5 तो इजिकल टू कितने होंगे, 4। टोटल वाइब्रेशन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड में 4 होंगे। वहीं H2 वाटर की बात करें,
अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर नहीं है। एटम के नंबर तो 3 है लेकिन नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है वो, सॉरी लीनियर है। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, नॉन लीनियर नहीं है। मतलब लीनियर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का बैंड बैंड नहीं होता है, बैंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। वहीं वाटर की बात करें हम, वाटर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है, लीनियर नहीं होता है, बैंड स्ट्रक्चर होता है। वाटर का क्या होता है, बैंड स्ट्रक्चर होता है। उसकी वजह से जो फॉर्मूला लगता है 3n-6 लगता है। 3n नंबर ऑफ आइटम होते हैं। n की अगर हम बात करें H2O में, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 3 हो गए, 3 × 3 - 6। तो ऑक्सीजन में अगर हम बात करें वाइब्रेशन के नंबर 3 हो गए, 9 - 6। हाँ, ऑक्सीजन में वाइब्रेशन के नंबर कितने हो गए, 3 हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड में वाइब्रेशन के नंबर 4 हो गए। अब जब वाइब्रेशन के नंबर 4 होते हैं उसमें वो टू टाइप के स्ट्रक्चर को शो करता है। स्क्रेचिंग स्ट्रक्चर, इस स्क्रेचिंग वाइब्रेशन, इस स्क्रेचिंग होता है। स्क्रेचिंग के बाद जो बैंड स्ट्रक्चर को शो करता है, और इसके स्क्रेचिंग स्ट्रक्चर को शो करता है। अब जो स्क्रेचिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसको निकालने का भी मैं फॉर्मूला होता है n-1। n नंबर ऑफ एटम होते हैं, टोटल नंबर ले लीजिए और उसको एक माइनस कर दीजिए, उतनी ही स्क्रेच। जब n-1 करते हैं आप, n-1, हाँ, एटम एटम नहीं है, वाइब्रेशन के नंबर की अगर हम बात करें, बैंड स्ट्रक्चर स्क्रेचिंग, हाँ, 3 - 1 टू स्क्रेचिंग। हाँ, तो जो टोटल नंबर n, टोटल नंबर ऑफ एटम ही होता है। तो n-1, n3-1 जो भी आता है वो उसकी स्क्रेचिंग स्ट्रक्चर है, रिमेनिंग को बैंड स्ट्रक्चर या बैंड स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हमने किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया, लीनियर मॉलिक्यूल है। 3n-5, 3 × 3, 3 क्या है, नंबर ऑफ एटम है, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 3। अब 3 की गुणा 3 से करने पर 9 आ जाएगा, 9 - 5 = 4। 4 वाइब्रेशनल नंबर होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। देयर आर टू टाइप ऑफ वाइब्रेशन, स्क्रैचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। अब यहाँ पे टू टाइप का वाइब्रेशन होता है, एक स्क्रैचिंग वाइब्रेशनल होता है, बेंडिंग वाइब्रेशनल होता है। अब जो अब ये 4 नंबर तो हमें मिल गए कि 4 वाइब्रेशन है। अब इसमें 2 टाइप के वाइब्रेशन है, स्क्रैचिंग वाइब्रेशनल और बेंडिंग वाइब्रेशनल है। अब बेंडिंग वाइब्रेशन कैसा होता है और स्क्रैचिंग वाइब्रेशन क्या है, इसको भी हमें इसमें से निकालना होता है। अब जो ये है 4 है यहाँ पर। तो स्क्रैचिंग वाइब्रेशन जब हम निकालते हैं तो n-1 का फॉर्मूला है वहाँ पर लगाते हैं, n-1। n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम होता है। नंबर ऑफ एटम कितने थे, 3 थे। तो 3 में से अगर आप -1 करोगे तो 2 बचेगा, जहाँ 2 स्क्रैचिंग वाइब्रेशन हो गए। अब जब रिमेनिंग 1 बचेगा तो एक कौन होगा, बैंड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में एक बैंड स्ट्रक्चर होगा, 2 स्क्रैचिंग हो गए। स्क्रैचिंग में सिमेट्रिक एलिमेंट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर आ जाता है, सिमेट्रिक स्क्रैचिंग आ जाती है, एसिमेट्रिक स्क्रैचिंग आ जाती है, फिर उसके बाद बैंड स्क्रैचिंग आ जाती है। वहीं वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, वाटर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होता है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, 3n-6। लीनियर के लिए 3n-5, -6 लगता है, जिसमें वाइब्रेशन के नंबर 3 होते हैं। अब 3 होते हैं, इसमें भी हमें पता लगाना होता है कि स्क्रैचिंग कौन सा है और बैंड स्क्रैचिंग कौन सा है, और बैंड स्क्रैचिंग और बैंड स्क्रैचिंग और स्क्रैचिंग कौन सा है, और बैंड स्क्रैचिंग वाइब्रेशन कौन सा होता है, बैंड वाइब्रेशन कौन सा होता है, वही सेम चीज। 3 नंबर ऑफ एटम, एन नंबर ऑफ एटम हो गए, 3 × 3 होगा, 9 हो जाएगा, -6 करेंगे क्योंकि ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। 9 में से 6 गया तो बचे 3। 3 वाइब्रेशनल नंबर हो गए। वाइब्रेशनल नंबर में स्क्रैचिंग वाइब्रेशन है और बैंड वाइब्रेशन है। अब स्क्रैचिंग वाइब्रेशन और जब बैंड वाइब्रेशन है तो स्क्रैचिंग वाइब्रेशन का जो फॉर्मूला n-1 है, टोटल नंबर ऑफ एटम 3, 3 - 1 = 2। 2 स्क्रैचिंग वाइब्रेशन हो गए, एक बैंड बचा, रिमेनिंग बैंड वाइब्रेशन होगा। कैलकुलेट द वाइब्रेशन।
कैलकुलेट द स्क्रैचिंग वाइब्रेशन। स्क्रैचिंग वाइब्रेशन वो पीछे बता दिया ना मैंने, -1 नंबर ऑफ एटम हो गया, -3 -1 2। ये जो रिमेनिंग 2 स्क्रैचिंग वाइब्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल में, और जो रिमेनिंग है वो कौन सी है, बेंडिंग वाइब्रेशन। वहीं अगर हम बात करें जो सिलेक्शन रूल में, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अभी तो हमने क्या था, अभी तो सिर्फ हमने क्या किया था, अभी तो हमने सिर्फ वाइब्रेशन के नंबर निकाले हैं। रमन एक्टिव कौन सा होता है, रमन इनएक्टिव कौन सा होता है, ये नहीं बताया, पहले आप ये बता देते हैं। रमन एक्टिव रमन इनएक्टिव की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल होता है, और जब ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है इसमें कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसे पास की जाती है। अब देखिए जो इसमें तीन वाइब्रेशन थे, स्क्रैचिंग और बाइंड, जिसके बेस पे एक सिमेट्रिकल स्क्रैचिंग होती है, एक एसिमेट्रिकल स्क्रैचिंग होती है, एक बैंड स्क्रैचिंग होती है। अब जब इस सिमेट्रिकल स्क्रैचिंग को शो करता है, जैसे नॉर्मली स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का ये होता है। अब जैसे इस पे कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाता है तो ये वाइब्रेट करने लगता है। स्क्रैचिंग जब वाइब्रेट करता है ना, ये वाला ऑक्सीजन इधर की ओर खींचता है, ये वाला ऑक्सीजन इधर की ओर खींचता है। अब ये दोनों के दोनों, ये ऑक्सीजन इधर को खींचा, ये इधर की साइड को स्क्रैच हुआ, फिर उसके बाद ये फिर अपनी पोजीशन पे इस पोजीशन पर आ जाएगा, फिर स्क्रैच हो गए, फिर ये वाले दोनों बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसकी भी इंक्रीज हो जाएगी दोनों की, फिर अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये क्या है कि मतलब दोनों ऑक्सीजन तो पहले तो कार्बन से थोड़ा लूज बॉन्डेड हो रहे हैं, मतलब दूर जा रहे हैं, फिर पास आ रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं, फिर पास आ रहे हैं। तो इस तरीके का ये वाइब्रेशन हो रहा है, जिसको सिमेट्रिक स्क्रैचिंग कहा जाता है। अब जब ये दोनों का दोनों सेम कंडीशन में हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि दोनों अलग अलग पोजीशन में आ रहा है। ये कभी इधर जा रहा, ये इधर जा रहा है, तो ये इधर की साइड में जा रहा है। तो जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी को शो करता है। जब पोलराइजेबिलिटी को शो करता है तो ये रमन एक्टिव होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है वो रमन एक्टिव होती है, और आईआर इनएक्टिव होती है। वहीं एसिमेट्रिक की अगर हम बात करें, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में एक ये नॉर्मली कार्बन का ही है, ये वाला स्ट्रक्चर कार्बन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाता है, फिर ये वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट करने की वजह से अब जो होती है ना, एक ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, ये बॉन्ड लेंथ इधर की साइड को इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद अब ये वाली नहीं हो रही है, एज इट इज है, ये वाली इस साइड में पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद ये वाला इधर जाएगा, ये वाला छोटा ऑक्सीजन हो जाएगा, ये बड़ा ऑक्सीजन, ये वाली बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होगी, इसकी डिक्रीज होगी, तो ये क्या है कि मतलब डायपोल मोमेंट को शो कर रहा है। अब जब ये जो हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ना ही पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड में, सॉरी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ना ही पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है। पोलराइजेबिलिटी इसलिए चेंज नहीं हो रही क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो रहा है। ये डिफरेंट डायरेक्शन में, एक ऑक्सीजन तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरा ऑक्सीजन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन इसकी अगर हम बात करें जिसमें स्क्रैचिंग हो रही है, तो ये वाला ऑक्सीजन इस साइड में हो जा रहा है, या फिर ये वाला इस में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम मैग्नीट्यूड है। तो जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट जनरेट होता है। डायपोल मोमेंट जिसमें जनरेट होता है तो वह क्या होता है, इंफ्रारेड एक्टिव होते हैं, रमन इनएक्टिव होते हैं। तो ये क्या है, रमन इनएक्टिव होगा, इंफ्रारेड एक्टिव होगा। वहीं उसके बाद सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, एसिमेट्रिक के बाद ये दिखाता है बैंड स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड बैंड स्ट्रक्चर दिखाता है। अब देखिए बैंड स्ट्रक्चर में जैसे इन मोनोक्रोमेटिक लाइट जब इसमें पास की जाती है तो इस प्रकार का वाइब्रेशन भी दिखाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये है लीनियर स्ट्रक्चर, ये है नॉर्मल। उसके बाद ये दोनों ऑक्सीजन नीचे की ओर जाते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर जाएंगे, ये भी नीचे की ओर जाएंगे, जिसमें बैंड स्ट्रक्चर को शो कर लेंगे। और जब बैंड स्ट्रक्चर को ये सब शो करते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। डायपोल मोमेंट होने के कारण ये क्या होगी, इंफ्रारेड एक्टिव होगी।
और रमन इनएक्टिव होगी। सिलेक्शन रूल क्या बता रहा है कि रमन एक्टिविटी को बताइए, रमन इनएक्टिव बताइए। तो ये क्या है, रमन इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से जैसे कि अब नीचे को दोनों ऑक्सीजन नीचे को जाते हैं, फिर उसके बाद ये सेम अपनी अपनी पोजीशन में लीनियर पोजीशन में पहुंचते हैं, फिर उसके बाद ऊपर को दोनों ऑक्सीजन ऊपर को जाने लगते हैं इस तरीके से। ये फिर इस तरीके से लीनियर में आएगा, फिर नीचे को जाएगा, फिर लीनियर में आएगा, फिर ऊपर को जाएगा। तो इस तरीके से इसमें वाइब्रेशन होगा, होता है तीन टाइप का। एक तो एसिमेट्रिक होता है कि सिर्फ सेम डायरेक्शन में होता है कि एक ऑक्सीजन के बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होती है, दूसरे की डिक्रीज सेम रहती है, उसके बाद दूसरे की इंक्रीज हो जाती है, उसकी सेम रहती है। तो सेम डायरेक्शन में होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है। पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता। मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जब प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से ये रमन इनएक्टिव हो जाती है। लेकिन जो सिमेट्री की स्क्रैचिंग होती है, इसमें दोनों मॉलिक्यूल की, दोनों ऑक्सीजन की लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इसमें पोलराइजेबिलिटी को शो करता, पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ जाता है। मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से रमन एक्टिव होता है। तो सिलेक्शन रूल क्या बताता है, सिलेक्शन रूल ये तो कहता है कि वाइब्रेशन के नंबर को कैलकुलेट कीजिए और वाइब्रेशन के नंबर को वाइब्रेशन के नंबर को कैलकुलेट करता है। और कौन सा मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होता है, रमन इनएक्टिव होता है, ये कौन बताता है, सिलेक्शन रूल। उसके बाद एक और मैं चीज बता देता हूँ, रमन है जो इसमें इसमें आता है सिलेक्शन रूल के अंदर। अगर हम बात करें म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि जौन सा मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होता है वो इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है, जौन सा आईआर एक्टिव होता है वो इंफ्रारेड एक्टिव होता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंफ्रारेड सिलेक्शन रूल और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेक्शन रूल का कंक्लूजन होता है, कंबाइन रूल होता है। और जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के रूल के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट, जिस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो इनएक्टिव रमन एक्टिव होता, इनएक्टिव। आईआर तो इनएक्टिव होता है, रमन एक्टिव होता है, नहीं रमन इनएक्टिव होता है। इंफ्रारेड की बात करें तो वह एक्टिव होगा, रमन डायपोल मोमेंट जीरो। सेंटर ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट, इंफ्रारेड इनएक्टिव, रमन एक्टिव एंड डायपोल मोमेंट जीरो। अगर डायपोल मोमेंट जीरो हो तो फिर तो इंफ्रारेड इनएक्टिव होगा, क्योंकि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो डायपोल मोमेंट पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन रमन एक्टिव की अगर हम बात करें वो पोलराइजेशन, जिसमें पोलराइजेबिलिटी में चेंज होगा, लेकिन डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो वो क्या होगा, रमन एक्टिव होगा। इफ डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल ना हुआ मतलब डायपोल मोमेंट उसमें जनरेट हो रहा है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो रमन इनएक्टिव होगा, इंफ्रारेड एक्टिव होगा। तो ये क्या था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो सिलेक्शन रूल में हमने ये चीज बेट कर दी। तो उसके बाद ये क्या है, हाँ वो कंडीशन बताता है, कंडीशन ऑफ रमन एक्टिव वाइब्रेशन, कि जो कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन होती है रमन एक्टिव वाइब्रेशन। कंडीशन क्या होती है, रमन एक्टिव, कंडीशन ऑफ रमन एक्टिव वाइब्रेशन। अब इसकी की कंडीशन ये होती है कि रमन एक्टिव वाइब्रेशन की अगर हम बात करें कि जो रमन एक्टिव होगा उसमें डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, सॉरी डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन पोलराइजेबिलिटी में चेंज होगा जो रमन एक्टिव होता है। कंडीशन ऑफ वाइब्रेशन, रमन एक्टिव वाइब्रेशन होगा या रमन इनएक्टिव होगा। और इंफ्रारेड एक्टिव भी होता है, इंफ्रारेड इनएक्टिव भी होता है। रमन एक्टिव की अगर हम बात करें, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी, नो चेंज इन पोलराइजेबिलिटी, रमन एक्टिव। चेंज, जब पोलराइजेबिलिटी में चेंज होता है रमन एक्टिव होता है। नो चेंज इन पोलराइजेबिलिटी, रमन इनएक्टिव।
जब पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता है उसको रमन इनएक्टिव कहते हैं। सो द डायपोल मोमेंट IR एक्टिव इंफ्रारेड एक्टिव होता है यदि वो डायपोल मोमेंट को शो करता है, कोई भी मॉलिक्यूल जब डायपोल मोमेंट को शो करता है इंफ्रारेड एक्टिव होता है। डज नॉट शो द डायपोल मोमेंट इंफ्रारेड इनएक्टिव होगा। यदि मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट को शो नहीं करेगा वो इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है। वहीं अगर हम बात करें कौन कौन से मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट को शो करते हैं, कौन से पोलराइजेबिलिटी को शो करते हैं, हेटेरोएटम की बात करें, जो हेटेरोएटम होते हैं वो चेंज इन पोलराइजेबिलिटी को शो करते हैं कि जिसकी वजह से वो रमन एक्टिव होते हैं। H2 मॉलिक्यूल होता है, H2 होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं, डाइऑक्सीजन रमन एक्टिव होते हैं। लेकिन डायपोल मोमेंट की बात करें, कौन से मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट को शो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है डायपोल मोमेंट को शो, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, इंफ्रारेड एक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में इंफ्रारेड इनएक्टिव भी होते हैं, लेकिन वाइब्रेशनल जब इसके वाइब्रेशनल दिखाता हूँ। लेकिन अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल की बात करें, जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा वो मोस्टली रमन एक्टिव होता है। सिमेट्रिक स्क्रैचिंग एस्टो में तो मैंने बताई थी ना, वाटर में आपको। चलो वाटर में भी बता देंगे, वाटर में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में बताइए। अब एग्जांपल ले लेते हैं वाटर। वाटर के सबसे पहले हम वाइब्रेशन के नंबर को कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल। वाइब्रेशन के नंबर को कैसे कैलकुलेट करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3n-5 होगा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, नॉन लीनियर के लिए 3n-6 होगा। अब वाटर कौन सा मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से 3n-6 होगा, 3n-6 होगा। तो वाइब्रेशन के नंबर 3 हो गए, सिमेट्री दो स्क्रैचिंग हो गए, एक बैंड स्ट्रक्चर होगा। वहीं सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये रमन एक्टिव होता है। रमन एक्टिव क्यों होता है, क्योंकि जब जब इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाता है, जब इसमें वाइब्रेशन जो होता है ना, तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, फिर डिक्रीज हो जाती है, फिर ये आ जाता है, फिर इंक्रीज हो जाती है, फिर डिक्रीज हो जाती है। तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी में एक्सचेंज हो जाता है, डायपोल मोमेंट को शो नहीं करता है। यहाँ पे इसकी पोलराइजेबिलिटी हाई हो जाती है। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, फिर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो जो एब्सोल्यूट बनता है तो ये लार्ज बनता है, बॉन्ड लेंथ लार्ज होती है तो एब्सोल्यूट स्मॉल बनता है, जिसकी वजह से रमन एक्टिव होता है। ये बॉन्ड लेंथ वगैरह ये मैंने लिखी हुई है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एसिमेट्रिक स्केचिंग की बात करें, जिसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन नॉर्मली मॉलिक्यूल ये होता है, H2 का जो बैंड स्ट्रक्चर ये होता है। जिसमें एलिप्स की बात करें तो नॉर्मल एलिप्स बन जाता है, जिसमें बहुत कम पोलराइजेबिलिटी शो होती है, लेकिन कम होती है। लेकिन जैसे ही उसके बाद एक हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज होता है, एक एज इट इज रहता है ये वाला। जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट पास की गई, इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, ये एज इट इज है। फिर उसके बाद फिर ये वाले बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, एज इट इज रहेगा, जिसकी वजह से इसमें क्या है, पोलराइजेबिलिटी में एक्सचेंज हो रहा है। सिर्फ कि इस वाले में पोलराइजेबिलिटी हो गई, ये एज इट इज रहा, फिर उसके बाद इसमें पोलराइजेबिलिटी हो गई, एज इट इज रहा। अब ये क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेबिलिटी का, पोलराइजेबिलिटी वो तो सेम है, लेकिन पोलराइजेबिलिटी की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी में चेंज हो रहा है। तो जब पोलराइजेबिलिटी में चेंज हो रहा है तो ये रमन एक्टिव होगा। जब रमन एक्टिव होगा तो वो इंफ्रारेड इनएक्टिव होगा। एलिप्स का साइज, अगर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज है तो एलिप्स का साइज इंक्रीज होगा, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज है तो एलिप्स का साइज डिक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है तो एलिप्स का साइज डिक्रीज है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है तो पोलराइजेबिलिटी कम है, बॉन्ड लेंथ कम है, एलिप्स का साइज इंक्रीज है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। वहीं बैंड स्ट्रक्चर की, बैंड स्ट्रेचिंग की बात करें, बैंड स्ट्रेचिंग क्या है, वो सेम चीज। बैंड स्ट्रेचिंग में जैसे नॉर्मली स्ट्रक्चर ये होता है, अगर ये बात करें सबसे पहले तो ये इस तरीके से हो जाएगा, लीनियर में आ जाएगा, फिर इस अपनी अपनी पोजीशन में आएगा, फिर और ज्यादा बेंडेड हो जाएगा,
फिर नॉर्मल पोजीशन में आएगा, फिर लीनियर हो जाएगा, फिर अपनी पोजीशन में आएगा, फिर और ज्यादा बेंडेड हो जाएगा। तो इस प्रकार की बेंडिंग, जो बैंड स्क्रीचिंग दिखाता है, इस प्रकार का वाइब्रेशन दिखाता है, बैंड स्क्रीचिंग वाइब्रेशन। अब जब ये अपनी पोजीशन से बहुत ज्यादा बेंडेड होता है, यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। लेकिन जब वो लीनियर होता है तो पोलराइजेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, पोलराइजेबिलिटी नहीं होती है, बहुत लो पोलराइजेबिलिटी होती है। इसमें पोलराइजेबिलिटी एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल के तीनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रमन एक्टिव होते हैं, इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है। वो थ्योरी में भी मैंने ये लिखा है, व्हेन टू मॉलिक्यूल पास व्हेन टू मॉलिक्यूल व्हेन लार्ज डिस्टेंस लो पोलराइजेबिलिटी। जब मॉलिक्यूल में, जब बॉन्ड लेंथ या दो मॉलिक्यूल आपस पास होते हैं तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन जब जब बॉन्ड लेंथ लार्ज डिस्टेंस, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से लार्ज डिस्टेंस पर होता है, मतलब बॉन्ड थोड़ा लार्ज होता है, तब बॉन्ड लार्ज होता है तो तब लो पोलराइजेबिलिटी होती है। डायरेक्शन चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी बट नॉट मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन चेंज टू पोलराइजेबिलिटी, direction change of polarization but not magnitude, direction of change of polarization but not मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, पोलराइजेशन की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। वो उसके एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया मैंने, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर। तो वाटर का भी स्ट्रक्चर, वाटर का एग्जांपल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। सिलेक्शन रूल में इतना काफी है। ये क्या है, कैलकुलेट द वाइब्रेशन नंबर ऑफ H2, जो मैंने आपको बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो भी बताया ना मैंने। ये अच्छा, ये तो उसके लिए है, क्या कहते हैं उसको, एक्चुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए, यहाँ पे इतना कंप्लीट कंप्लीट किया है। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर बताता हूँ कि बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।